ये बात सही है कि भ्रष्टाचार मुद्दा हर हालत में बनता है, जनता के बीच जाता है और आम आदमी इस बात से दुखी होता है कि उसको उसकी रसोई की गैस 3 गुनी 4 गुनी हो गई, मिट्टी का तेल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए, तेल महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई और नेता दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते जा रहे हैं। जो नेता के पास कोई हैसियत नहीं थी वो बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां बंगले खरीद रहे हैं। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो छोटे पूंजीपतियों को तो देखता है, लेकिन इन बड़े बड़े नेताओं के पास इनकम टैक्स की भी आंखें बंद हो जाती हैं। तो आम आदमी का दर्द यही है कि ये नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनको कोई क्यों नहीं देखता। डॉक्टर राकेश पाठक, जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ वो अचानक नहीं हुआ। महाराष्ट्र सबसे अमीर राज्यों में होता है, वहां की मुंबई नगर पालिका का जो बजट है वो ही किसी राज्य के बजट से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतना पैसा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पूंजीपतियों की एक बड़ी लॉबी है, ताकत है, लेकिन शरद पवार जी ने गेम खेल दिया या गेम उनके साथ हो गया। बड़ा सवाल यह है कि अब मोदी जी के निशाने पे क्यों, कौन, पूरी राजनीति पर आपकी प्रतिक्रिया। संजय जी मेरी बात उस वक्त अधूरी रह गई थी, अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। एक एक वाक्य में 2 बातें खत्म करूंगा। नंबर 1, बजाज साहब को अगर ये मालूम है कि 48 की 48 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है तो मुझे नहीं लगता बाकी पार्टियों को चुनाव लड़ने की भी बहुत जरूरत है। ऐसी भविष्यवाणियां आमतौर पर हम लोग नहीं करते, लेकिन अगर उनकी जानकारी पुख्ता है तो मैं सल्यूट करूंगा उन्हें। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत गहरी पड़ताल के बाद उनके पास ये जानकारी होगी। दूसरी बात, जो प्रसाद काथे साहब ने कहा कि जनता पूरी भ्रष्ट है, लोग पैसे लेकर वोट दे रहे हैं, हमारे लोकतंत्र की जब से शुरुआत हुई है इस तरह के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। मैं विवेक जी की बात से सहमत हूं, किसी भी बात का इस तरह सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता कि पूरे देश को भ्रष्ट बता दिया जाए, हर मतदाता हर नागरिक को भ्रष्ट बता दिया जाए। मैं इससे असहमत हूं। तीसरी बात, जो अभी मयूर पारिक साहब ने भी कहा और पहले प्रसाद जी ने भी कहा था कि भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो शिखर पर बैठे हुए मुखिया को नहीं मालूम हो, ये कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल सहमत हूं। इसका अर्थ यह है कि गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जो अखंड भ्रष्टाचार हो रहा है उस सबका हिस्सा माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास भी पहुंचता होगा, बिल्कुल उसी परिभाषा के आधार पर। मैं जरा भी 1 इंच भी दाएं बाएं नहीं हो रहा हूं। जो परिभाषा मयूर पारिक जी ने और प्रसाद जी ने कही उसी आधार पर 100% पूरा का पूरा हिस्सा माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भी पहुंचता होगा। अगर शरद पवार के पास जाता है तो शरद पवार को जेल में होना चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी के पास जाता है तो उनके पास भी होना चाहिए। जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, संजय जी, इतनी लंबी फहरिस्त है ताबूत घोटाले से लेकर अब तक की, अब अडानी का मामला, राफेल का मामला, इतनी लंबी फहरिस्त है। अगर उस आधार पर ही हम कहें तो यकीनन इस देश का सबसे भ्रष्ट अगर कोई शिखर राजनेता है तो माननीय प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ आरोपी तो लगाना है, लेकिन जब एक मौके पर 48 घंटे पहले देश का प्रधानमंत्री आंकड़ों के साथ ये कहे कि 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं एनसीपी में लोग, उनमें से एक व्यक्ति जिसके यहां अभी कुछ दिन पहले ईडी का छापा पड़ा, उसकी पत्नी कैमरे पर यह कह रही हो कि हमको गोली मार दो और उसे आप मंत्री बना दें कुछ दिनों बाद, तो इस अखंड पाखंड, इस कथनी करने के अंतर को हम जनता के मत्थे मड़कर नहीं बरी हो सकते कि जनता भ्रष्ट है। इसलिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को यह अधिकार है कि जिसे वे 48 घंटे पहले महाभ्रष्ट बता रहे थे उसे वे अपनी पार्टी में शामिल करके मंत्री बना लें। अभी पूर्वोत्तर में कुछ महीने पहले चुनाव हुए थे। एक राज्य में चुनाव अभियान के समय प्रधानमंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, गृह मंत्री कह रहे थे कि देश की, दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है ये मुख्यमंत्री देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। चुनाव परिणाम निकलने के 5 मिनट के अंदर उन्होंने बधाई का ट्वीट दिया और उस देश के भ्रष्टतम मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में स्वयं महामहिम प्रधानमंत्री शामिल हुए। मेरी आपत्ति एक नागरिक और एक पत्रकार के नाते सिर्फ इतनी सी है कि अगर राजनीति का तौर तरीका यही रह जाएगा कि ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए
इनके भरोसे अगर पार्टियां तोड़ी जाएंगी और सरकारें बनाई जाएंगी तो अंततः निशाने पर लोकतंत्र होगा। संजय जी, आपके प्रश्न का सीधा उत्तर है, मेरे लिए नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, कोई अशोक गहलोत, भूपेश बघेल मायने नहीं रखते। नरेंद्र मोदी के अगले निशाने पर ये होंगे, लेकिन अंततः अंतिम लक्ष्य के रूप में नरेंद्र मोदी के निशाने पर लोकतंत्र है संजय शर्मा जी, उनके निशाने पर संविधान है। और अगर यही सब ऐसे चलता रहा तो आने वाले समय में न तो चुनाव की जरूरत रहेगी, न मतदान की जरूरत रहेगी, न शपथ ग्रहण की जरूरत रहेगी। जिस तरह सरकारें बनाई और बिगाड़ी जा रही हैं, अगर वही लोकतंत्र है तो आने वाले दिनों में इससे भी बुरे दिन देखने के लिए देश को तैयार रहना चाहिए। अंतिम बात संजय जी, ऐसा भी नहीं है कि जनता नहीं समझ रही है इसे। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, माननीय प्रधानमंत्री ने तो बजरंगबली को बजरंग दल के समकक्ष खड़ा कर दिया। गृह मंत्री ने धमकी दी, दंगे होंगे अगर कांग्रेस की सरकार आ गई। इसके बावजूद कर्नाटक का मतदाता 40% पे सीएम पर अटका रहा और सत्ता परिवर्तन हो गया। मध्य प्रदेश में भी जब 2020 में दल बदल के बाद चुनाव सरकार बनी थी तो उपचुनाव में सबसे ज्यादा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर चंबल में हारे थे, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़े नेता हैं जिनके दल बदल से कांग्रेस की सरकार गिरी थी। उनके अपने गृह क्षेत्र गृह नगर ग्वालियर की जिले की दोनों सीटें बीजेपी हार गई थी। तो जनता को ही फैसला करना है। जनता को इस तरह के दल बदल, इस तरह की सरकारों के बनाने बिगाड़ने की प्रति अगर उसकी सहमति है तो यह भी जनता को मुबारक, वरना 2024 के लिए अभी और सरकारें बनाई बिगाड़ी जाएंगी, हम सब उसको देखेंगे। और मैं विवेक जी की इस बात से सहमत हूं। फिर हम आखिर इस सबको अगर स्वीकार कर लें, इसका सामान्यीकरण कर लें, जनरलाइज कर दें कि ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा, स्टेटस को यथास्थितिवादी हो जाए हम लोग, तो फिर इस समाज में और देश में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन की आकांक्षा रखने वाले लोग महात्मा गांधी से लेकर जेपी तक और जेपी से नरेंद्र मोदी तक 2014 में उन्होंने परिवर्तन की उम्मीद से ही तो यह परोसा था सपना कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अब उनकी लिस्ट इतनी बड़ी है संजय शर्मा जी, अभी आप गूगल कर लीजिए कि माननीय नरेंद्र मोदी के 9 सालों में कितने भयानकतम भ्रष्टाचार हो गए, लेकिन न तो उनकी जांच होती है, न उन पर कार्रवाई होती है, न इस्तीफे होते हैं। तो ऐसे समय में अगर आप ये कहें कि एनसीपी में जो कुछ हो रहा था वो शरद पवार को मालूम था, मैं तो कह रहा हूं कि प्रसाद जी को मालूम है, जी बहुत अच्छी बात है, फौरन से पेशतर ईडी को सूचना दीजिए। एक पत्रकार के रूप में, एक विसिल ब्लोअर के रूप में आपको भी बताना चाहिए कि शरद पवार के पास इतने 1000 करोड़ रुपए इस तारीख में गए, ईडी को बताइए, शरद पवार को जेल भिजवाइए। उसके लिए तो किसी बेनजीर भुट्टो की या इमरान खान की अनुमति की जरूरत नहीं होगी ना नरेंद्र मोदी को। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूं। कथनी करने का जो फर्क है प्रधानमंत्री का, वो चिंताजनक है।